हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू MKV स्पेशल टेक एजुकेशन। डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सभी कॉम्पिटिटिव टेक्निकल एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट MCQ के बारे में। डियर फ्रेंड्स, हमारी आज जो वीडियो है इसमें हम 8वीं क्लास यानी क्लास 8 का डिस्कशन आपके साथ करने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले की क्लास को वॉच नहीं किया हुआ है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दी गई है। आप उन लिंक पर क्लिक करके पुराने वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा आई बटन पर क्लिक करके आप इम्पोर्टेंट MCQ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि इसी प्रकार के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आते रहें। तो डियर फ्रेंड्स, चलिए अब हम चलते हैं क्लास की ओर। हमारा 134 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि स्क्रैपिंग ऑफ लार्ज कर्व्ड सरफेस सच अस लार्ज वेयरिंग इज टू बी डन, विच स्क्रैपर विल यू चूज। यानी बड़े वेयरिंग जैसे बड़े वक्र सतह का स्क्रैप किया जाता है, किस प्रकार का स्क्रैपर का आप चुनाव करेंगे। तो यहाँ पर बड़े वक्र सतह की स्क्रैपिंग करने के लिए आप किस प्रकार के स्क्रैपर का चुनाव करेंगे, यहाँ आपको पूछा गया है। आपको ऑप्शन भी दिए गए हैं, फ्लैट स्क्रैपर यानी सपाट स्क्रैपर, हाफ राउंड स्क्रैपर, 3 स्क्वायर स्क्रैपर और बुलनोज स्क्रैपर। तो डियर फ्रेंड्स, जब कभी आपको बड़े वेयरिंग जैसे बड़े वक्र सतह पर स्क्रैपिंग का वर्क करना हो तो वहां पर आप बुलनोज स्क्रैपर का यूज़ करते हैं। यानी आपको यहां पर ऑप्शन डी मिल जाता है जो कि करेक्ट हो जाएगा। यानी बड़े वेयरिंग जैसे बड़े वक्र सतह का स्क्रैप बुलनोज स्क्रैपर के द्वारा किया जाता है। तो 134 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन है कि इन द फिगर बिलो व्हाट इज एंगल वी ऑफ आ ड्रिल कॉल्ड अस। यानी नीचे दिए गए आरेख में ड्रिल के एंगल बी को आप क्या कहते हैं। जो ड्रिल के एंगल यहाँ पर दिए गए हैं, इस एंगल में एक बी से इंडिकेट किया हुआ एरिया है, इस एरिया को आप कौन सा एंगल कहते हैं, यहाँ पर आपको ये पूछा गया है। तो डियर फ्रेंड्स, आइए देख लेते हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन में दिया गया है कटिंग लिप एंगल, लिप क्लियरेंस एंगल, चीजल एज एंगल और पॉइंट एंगल। तो यहाँ पर जो डायग्राम है इसमें इंडिकेट करके आपको बताया गया है ये एरिया, यानी इसके बारे में आपको पूछा गया है कि यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है वो क्या कहलाता है। तो यहाँ पर आपको जो है ऑप्शन में अलग अलग ऑप्शन भी दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको लिप क्लियरेंस एंगल मिल जाता है ऑप्शन बी, यानी जो आपको बी से इंडिकेट किया हुआ एरिया है इसको आप लिप क्लियरेंस एंगल कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द फिगर बिलो शोज वन ऑफ द टैप्स ऑफ टेप सेट ऑफ 3 इट इज। यानी नीचे दिए गए आरेख में 3 टेपों के सेट में एक टेप दिखाया गया है, यह कौन सा टेप है आपको बताना है। तो आप जो नॉर्मल टेप होते हैं, थ्री टेप्स जो होते हैं उनमें एक यहाँ टेप का प्रकार आपको दिया गया है और आपको पूछा गया है कि आप बताइए कि ये किस प्रकार का टेप है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर हम बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो यहाँ पर ऑप्शन आपको दिया गया है टेपर टेप, प्लग टेप, बॉटमिंग टेप और नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर जो 136 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको जो टेप में यहाँ दिखाया गया है कि 3 to 5 थ्रेड चैम्फर की हुई है, यानी 3 to 5 थ्रेड आपकी चैम्फर हैं, मतलब ये जो है आपका प्लग टेप हो जाएगा जो कि आपको ऑप्शन बी में मिल जाता है ना। आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका व्हेन ग्राइंडिंग ऑफ सॉफ्ट मटेरियल सच एज सॉफ्ट स्टील, ब्रास, there is a tendency for chips to wedge in between the cutting points of the grinding wheel, this is called। यानी मृदु इस्पात, पीतल जैसे मृदु मटेरियल की ग्राइंडिंग करते समय ग्राइंडिंग व्हील के कटिंग पॉइंट के बीच वेज का चिप बनाने की प्रवृत्ति होती है, इसे आप क्या कहेंगे। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है कि लोडिंग, ग्लेजिंग, एम्बेडिंग या ट्रूइंग। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लेना चाहिए। आपको क्वेश्चन कह रहा है कि मृदु इस्पात यानी माइल्ड स्टील,
पीतल जैसे सॉफ्ट मटेरियल की जब आप ग्राइंडिंग करते हैं तो ग्राइंडिंग व्हील के कटिंग पॉइंट के बीच वेज का चिप बनाने की जो प्रवृत्ति होती है उसको आप क्या कहते हैं? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन में दिए गया है लोडिंग, तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यानी ग्राइंडिंग व्हील के कटिंग पॉइंट के बीच अगर कुछ धातु के कण फंस जाते हैं तो जो होता है ग्राइंडिंग व्हील लोडिंग के दोष से घिरा जाता है, यानी लोडिंग का दोष से इफेक्ट होता है उसको। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपको मिल जाएगा जो कि करेक्ट हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है फिगर बिलो सो टू मेथड्स ऑफ स्टार्टिंग आर्क, व्हाट आर दीज मेथड्स? या आर्क शुरू करने के दो मेथड नीचे दिए गए हैं, वे मेथड क्या हैं आपको बताना है। तो आपको एक मेथड ये दिया गया है, दूसरा मेथड यहाँ पर आपको दिया गया है। ऑप्शन भी आपको अलग अलग प्रकार के यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए आपको ऑप्शन ए में दिया गया है स्वीप मेथड, फिर ए के अंतर्गत दोनों में टिप मेथड, स्वीप मेथड, स्क्रैच मेथड, टैप मेथड, स्वीप मेथड, है ना। तो ये जो है आपको अलग अलग दिया गया है। डियर फ्रेंड्स, अगर हम इसकी बात करें आपके 138 नंबर क्वेश्चन की, तो यहाँ पर आपको देख लीजिए, यहाँ पर ये आपको वर्क पीस दिखाई दे रहा है, ये आपका वर्क है। आप स्टार्ट इधर से कर रहे हैं और फिनिश इधर कर रहे हैं, मतलब आपका डायरेक्शन ये है। इसी प्रकार आपका वर्क ये है, आपके इलेक्ट्रोड का फिनिश आपका इधर है और इलेक्ट्रोड स्टार्ट आप इधर से कर रहे हैं। तो आपको ये जो मेथड है यहाँ पर ऑप्शन बी मिल जाता है, यानी स्क्रैच मेथड। ये इसको जो है स्क्रैच मेथड दिखा रहा है, एक ऑप्शन ए है ना, आपका जो ए नंबर का सिंबल है ये आपको स्क्रैच मेथड दिखा रहा है, और जबकि बी नंबर का जो है टैप मेथड हो दिखाई दे रहा है। यानी आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आप इसे ध्यान से देख लीजिए कि किधर से आपकी आर्क वेल्डिंग शुरू होती है, तो उसको किस मेथड के द्वारा स्पेसिफाई किया जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होने वाला है। आपका अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द टाइप ऑफ वेल्डेड जॉइंट शोन बिलो? यानी नीचे आरेख में किस प्रकार का वेल्डेड जॉइंट दिखाया गया है। आपको यहाँ पर सिंपली एक जॉइंट के बारे में बताया गया है, वेल्डेड जॉइंट के बारे में आपको बताना है। ये आपको एक जॉइंट वेल्डेड जॉइंट दिया गया है, इसके बारे में आपको बताना है कि ये किस प्रकार का वेल्डेड जॉइंट है। बट जॉइंट, कॉर्नर जॉइंट, एज जॉइंट या फिर टी जॉइंट। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन में ऑप्शन डी भी मिलता है, टी जॉइंट, एज जॉइंट, कॉर्नर जॉइंट, बट जॉइंट। डिफरेंट प्रकार के यहाँ पर जो है आपको ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो ये जो आपका जॉइंट है, वेल्डेड जॉइंट है, ये एज जॉइंट हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा कि दिया गया वेल्डेड एज जॉइंट प्रकार का है। अगला क्वेश्चन है आपका फिगर्स बिलो सो टू डिफेक्ट्स इन वेल्डेड जॉइंट, व्हाट आर दे? नीचे आरेख में वेल्ड जॉइंट में दो दोष दिखाया गया है, वे दोष क्या हैं? आपको यहाँ पर आरेख में दोष ए और दोष बी को दिखाया गया है। यहाँ पर आपको बताना है कि ये किस प्रकार के दोष हैं। तो यहाँ पर आप ढंग से देख लीजिए, क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। आपका जो 140 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको ऑप्शन ए और मतलब अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। दोष ए और दोष बी के बारे में आपको बताना है कि ये किस प्रकार के दोष हैं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं इनकम्प्लीट फ्यूजन, अंडरकट, इनकम्प्लीट फ्यूजन या क्रिएटर, इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन या अंडरकट। तो डियर फ्रेंड्स, इसकी हम बात करें अगर, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन ए वाला जो दोष है वो इनकम्प्लीट फ्यूजन हो जाएगा, और ऑप्शन बी वाला जो है अंडरकट हो जाएगा। यानी आपको यहाँ पर ऑप्शन ए मिल जाता है जो कि करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए नंबर जो है आपका करेक्ट हो चुका है। आपका अगला क्वेश्चन है आफ्टर थ्रेडिंग अ होल बाय अ टैप इट वाज found that the crest of the thread was not formed completely, the defect is due to। यानी टेप से छिद्र की चूड़ी बनाने के बाद ये पाया गया कि चूड़ी का शिखर अच्छे तरह से नहीं बना है, यह दोष निम्न कारण से होता है। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि टेप से छेद की चूड़ी बनाने के बाद आपको ये पता चलता है कि चूड़ी का जो शिखर है यानी रूट
क्रेस्ट है वो अच्छे से नहीं बना हुआ है। आपको यहाँ क्रेस्ट के बारे में बोला है कि जो चूड़ी का थ्रेड का क्रेस्ट होता है वो अगर अच्छी तरह से नहीं बना है तो ये किस दोष के कारण होगा, आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन अलग अलग आपको दिए गए हैं। होल साइज स्लाइटली मोर देन टैप ड्रिल साइज, यानी टैप ड्रिल के आकार की अपेक्षा छेद का आकार थोड़ा बड़ा होना या ज़्यादा होना। इनसुफिशियंट कूलेंट सप्लाई, यानी अपर्याप्त प्रशीतक की आपूर्ति। ब्रोकन टिप ऑफ कटिंग एज ऑफ द टैप, यानी टेप के कटिंग एज का टिप टूटा होना। और होल साइज जो है, होल साइज स्लाइटली लेस देन टैप ड्रिल साइज, यानी टैप ड्रिल के आकार की अपेक्षा छेद का आकार थोड़ा कम होना। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के आपको ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको पूछा गया है कि टैप से छेद की चूड़ी बनाने के बाद यह पाया गया है कि चूड़ी का शिखर अच्छी तरह से नहीं बना है, तो यह दोष किस कारण से होगा। तो डियर फ्रेंड्स, इसकी अगर बात करें इस दोष के बारे में, तो होल साइज स्लाइटली मोर देन टैप ड्रिल साइज, यानी टैप ड्रिल के आकार की अपेक्षा छेद का आकार थोड़ा ज़्यादा होने के कारण छेद की चूड़ी बनाने के बाद आपको पता चलेगा कि चूड़ी का जो क्रेस्ट है वो अच्छी तरह से नहीं बनेगा। तो ये जो है इसी दोष के कारण होता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फोर्जिंग टूल शॉन इन फिगर गिवन बिलो, यानी नीचे दिए गए आरेख में फोर्जिंग टूल को आपको पहचान कर बताना है। तो आपको यहाँ पर ये एक फोर्जिंग टूल दिया गया है और इसको आपको पहचानना है। आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं फ्लैटर, स्वेज, कोल्ड सेट और हार्डी। तो डियर फ्रेंड्स, हम बात करें अगर 142 नंबर क्वेश्चन की, तो यहाँ पर जो हमको डायग्राम में दिया गया है या सिंबल में दिया गया है, ये जो आएगा आपका स्वेज कहलाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर बी सही हो जाएगा कि स्वेज आपका ये प्रदर्शित किया गया है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है द जॉ प्लेट्स ऑफ अ बेंच वाइज आर मेड ऑफ, यानी बेंच वाइज का जॉ प्लेट किस मटेरियल का बना होता है, आपको यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन में टूल स्टील, माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन और ब्रॉन्ज को दिया गया है। तो डियर फ्रेंड्स, जो बेंच वाइज की जा प्लेट होती है वो बनाई जाती है टूल स्टील से, जो कि आपको ऑप्शन ए में मिल जाता है, यानी बेंच वाइज की जा प्लेट टूल स्टील की बनाई जाती है, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पर दिया गया है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है द कैपेसिटी ऑफ अ लेथ इज एक्सप्रेस्ड एज, यानी लेथ की क्षमता को खालिस्तान के रूप में व्यक्त करते हैं। आपको लेथ की कैपेसिटी किस तरह से आप व्यक्त करते हैं यहाँ पर पूछा गया है। आपको अलग अलग ऑप्शन भी दिए गए हैं। हॉर्स पावर एंड डायमीटर ऑफ द चक, यानी चक की अश्वशक्ति और व्यास के आधार पर। स्विंग एंड डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, यानी केंद्रों के मध्य दोलन और दूरी के आधार पर। या फिर बेड लेंथ एंड स्पिंडल स्पीड, यानी बेड की लंबाई और स्पिंडल की गति के आधार पर। टूल पोस्ट साइज एंड लेथ ट्रवल, यानी टूल पोस्ट साइज और लेथ ट्रवल के आधार पर। तो आपको यहाँ पर बताना है, आपको सही विकल्प का चयन करना है कि लेथ की क्षमता को आप किसके रूप में व्यक्त करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, बात करें लेथ की कैपेसिटी की, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी मिल जाता है, स्विंग एंड डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, यानी केंद्रों के मध्य दोलन और दूरी से आप लेथ की क्षमता को व्यक्त करते हैं, यानी आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है इन ब्रेजिंग द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ नॉन फेरस फिलर मेटल यूज्ड इज, यानी ब्रेजिंग में भरने के लिए प्रयुक्त अलोह धातु का गलनांक खालिस्तान होता है। आपको यहाँ पर ब्रेजिंग में भरने के लिए जो नॉन फेरस मेटल है उसका फिलर धातु का जो नॉन फेरस फिलर मेटल है उसका गलनांक के बारे में पूछा गया है। आपको यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है अबव 427 डिग्री सेल्सियस बट लोअर देन दैट ऑफ बेस मेटल, यानी 427 डिग्री सेल्सियस से ऊपर लेकिन आधार धातु से नीचे। बिलो 427 डिग्री सी एंड लोअर देन दैट ऑफ बेस मेटल, यानी 427 डिग्री सेल्सियस से नीचे और आधार धातु से नीचे। आपको ऑप्शन में दिया गया है और अगला आपको यहाँ पर ऑप्शन जो है दिया गया है, आपका ऑप्शन है अबव 427 डिग्री सेल्सियस एंड अबव दैट ऑफ बेस मेटल, यानी 427 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और आधार धातु से ऊपर। और आपका लास्ट ऑप्शन दिया गया है बिलो
427 डिग्री सेल्सियस बट अबव दैट ऑफ बेस मेटल यानी 427 डिग्री सेल्सियस से नीचे लेकिन आधार धातु से ऊपर। तो डियर फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर क्वेश्चन जो है घुमा के पूछ लिया गया है, आपको इसका सही विकल्प का जवाब देना है। आपको जो है क्वेश्चन में पूछा गया है कि ब्रेजिंग में भरने के लिए प्रयुक्त अलोह धातु का गलनांक क्या होता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए मिल जाता है कि 427 डिग्री सेल्सियस से ऊपर लेकिन आधार धातु से नीचे जो है उसका गलनांक होता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए मिल जाता है जो कि करेक्ट हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो कि आपको एग्ज़ाम में एज इट इज़ देखने को मिलेंगे। इनकी प्रिपरेशन आप सही तरीके से कीजिए जिससे कि आपका स्कोर सही से अर्न हो जाए। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपके लिए ये क्वेश्चंस, ये वीडियोस अगर इंपॉर्टेंट है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि इसी प्रकार के मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ आपको आगे मिलते रहें।